हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 ऑफ ऑप्टिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्शन ड्यू टू ग्लास स्लैब कैसे होता है, कैसे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है और हमें अपैरेंट डेप्थ दिखती है ना, कैसे उसकी पोजीशन में शिफ्ट निकलता है ये भी देखा हम लोगों ने। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन ड्यू टू ग्लास स्लैब को कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा कंबाइंड ग्लास स्लैब एंड मिरर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कंबाइंड ग्लास स्लैब एंड मिरर ठीक। यानी कि क्या होगा अगर ग्लास स्लैब के साथ साथ एक प्लेन मिरर भी रख दिया जाए, है ना। मिरर में दो मिरर हो सकते हैं, एक प्लेन मिरर हो सकता है और एक स्फेरिकल मिरर हो सकता है। तो पहले हम लोग केस डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर का, उसके बाद डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर का। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं ग्लास स्लैब एंड मिरर प्रॉब्लम देखते हैं कि इस केस में क्या क्या चीजें होती है। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको पूरा केस विजुअलाइज कराता हूँ। ठीक, एक ग्लास स्लैब है जिसके एक साइड में ऑब्जेक्ट है ना, और ठीक उसके पीछे ऑब्जर्वर है। ठीक, ये ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से म्यू है। ठीक, ग्लास स्लैब का फर्स्ट इंटरफेस है ना बिल्कुल प्लेन है, वहां से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ग्लास स्लैब का जो दूसरा इंटरफेस है वो इस बार है ना नॉर्मल ना होके सिल्वर्ड कर दिया गया है ना। सिल्वर्ड कर दिया गया इन द सेंस क्या होगा अब कि किसी भी सरफेस को आप सिल्वर्ड कर दोगे और दूसरा जो है वो रिफ्लेक्टिंग रहेगा तो वो एज अ मिरर बिहेव करेगा। यानी कि सेकेंड इंटरफेस जो है वो किसका काम करेगा, प्लेन मिरर का काम करेगा, है कि नहीं। प्लेन मिरर का काम करेगा तो देखिए क्या होगा, है ना, कि ऑब्जेक्ट से पहले इंसिडेंट रेज जो निकलेगी वो फर्स्ट इंटरफेस पे यहां रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद जब रेज यहां पहुंचेगी है ना, तो यहां पे उन्हें रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से क्या होगा, रेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट मीडियम में ट्रांसमिट नहीं होगी। तो यानी कि यहां पे कौन सा फिनोमिनन हो गया, यहां पे आपका रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद क्या होगा कि रे ठीक है ट्रैवल करके वापस बैक आ गई इस वाले सरफेस पे। इस सरफेस पे क्या होगा, है ना, तो इस सरफेस पे ये वाला तो इंटरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है, रिफ्रैक्टिंग ही है, यानी कि क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट से ये कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, आई डैश, तो उसके लिए ये हो जाएगा आर डैश। लेकिन ये यहाँ क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा और यहाँ जो होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ एंगल आई के लिए एंगल आर आ जाएगा। ठीक, तो आइए इस प्रोसेस को समराइज करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो देखिए क्या हुआ है, सीरीज ऑफ प्रोसेस हुआ है। पहला प्रोसेस रिफ्रैक्शन हुआ है ना, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। दूसरा प्रोसेस हुआ है रिफ्लेक्शन एट सेकेंड सरफेस। ठीक, तीसरी चीज क्या हुई है, अगेन रिफ्रैक्शन हुआ है। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ट्रैवल बैक की है और फर्स्ट इंटरफेस पे फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया है। तो यानी हमें सीरीज ऑफ 3 प्रोसेसेस मिले, रिफ्लेक्शन एंड देन आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक, आप इस प्रोसेस से फाइनली इमेज की पोजीशन कहाँ चेंज हुई है, तो आइए थोड़ा उसको देखते हैं कि इमेज की पोजीशन हमारी कहाँ गई है, उसे अच्छे से प्लॉट करते हैं।
ठीक, तो ये हमारा ग्लास स्लैब है। ठीक, लेट से कि ये एक इमेजिनरी एक्सेस है जहाँ से हम सारे मेजरमेंट्स लेंगे। यह हमारा पहला ऑब्जेक्ट है और उसके ठीक पीछे ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर है। ठीक, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना चाह रहा है। तो क्या कहा हमने कि पहले तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, ये लो रिफ्रैक्शन हो गया है ना, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 दिस विल बी R1। ठीक, उसके बाद सेकंड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही रे पहुंचेगी वापिस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। रिफ्लेक्ट बैक यानी कि यहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, उसके बाद रे जब वापिस आई तो क्या कहा हमने, अगेन रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे था, ऑब्जेक्ट। ठीक, पहले सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन हुआ तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, है ना, यहां आ गया हमारा O1 और O डैश। ठीक, यहां आ गया, यानी कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसे लगेगा कि ये रे है इनकमिंग रे, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट है, O डैश पे, यहां ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसको कंसीडर करके होगा। ठीक, आफ्टर देन यहां पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से देखिए जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि दिस इज U, तो उतने ही डिस्टेंस पे पीछे क्या मिल जाएगा, हमें इमेज मिल जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा V। इस ऑब्जेक्ट के लिए करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगी, हमें इमेज मिल जाएगी, दिख रहा है I डैश, इसके लिए हमें इमेज मिल गई। इमेज मिलने के बाद क्या हुआ कि रे रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से आई है और यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया यानी कि ये फाइनल रे, तो ये जो ऑब्जर्वर है इस मीडियम में उसको ये वाली रेज दिखाई देगी या फिर ये वाली रेज उसके आईज में एंटर करेगी, तो उसे लगेगा कि जो हमारा फाइनल इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है वो इसके कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखा हुआ है। तो इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं, ये कहाँ आया, यहाँ आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, फाइनल इमेज की पोजीशन हो जाएगी, विच इज डिनोटेड बाय I। दिख रहा है आपको, ठीक, ओके। तो लेट्स से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब म्यू है, बाहर हमारा एयर है ना, ये भी कैसा मीडियम है, एयर है, थिकनेस T है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इलस्ट्रेट करते हैं, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी इस इलस्ट्रेशन से। ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक, इससे 28 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 28 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, इसके ठीक पीछे हमारा ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा है। ठीक, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उन प्रोसेस के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद देन अगेन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट 28 सेंटीमीटर अहेड ऑफ ग्लास स्लैब रखा हुआ है। ग्लास स्लैब की थिकनेस हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज गिवन 1.5। ठीक, इस करस्पॉन्डिंग केस के लिए है ना, इसका एक सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हमें कहा गया है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, है ना, जो ऑब्जर्वर को फाइनल इमेज दिखाई देगी उसकी पोजीशन फाइंड कीजिए। ठीक, तो आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि यहाँ रिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट हो गई यानी कि यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, लेट से कह देते हैं हम लोग O डैश। तो इस डिस्टेंस को
है ना, ये रिफ्रैक्शन हुआ है, इस डिस्टेंस को हम लोग d1 कह देते हैं। तो d1 की वैल्यू देखिए क्या होगी, d1 विल बी इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते थे, n2/n1, है ना, तो n2/n1 इंटू ओरिजिनल डिस्टेंस। तो ओरिजिनल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए दिस विल बी इक्वल टू n2 क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि 1.5/n1, 1 हो जाएगा, है ना। ये कैसा मीडियम है, एयर है, कुछ नहीं दिया हुआ है, ये एयर है ग्लास स्लैब के सराउंडिंग मीडियम में, इनटू ओरिजिनल डिस्टेंस। ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है, देखिए 28 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा ये, 42 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट जो 28 सेंटीमीटर पे था, है ना, कहाँ पे शिफ्ट होके आ गया है, 42 सेंटीमीटर पे आ गया है, यहां से, है ना। ये तो पहला हुआ रिफ्रैक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट क्या था, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होगा तो उसे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v फाइंड करना पड़ेगा। v फाइंड करने के लिए u कितना हो जाएगा, तो देखिए u की वैल्यू हो जाएगी यहां से लेके जो भी हमारा मिरर है वहां तक, है ना। तो u कितना है, देखिए 42 + 6 48 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए इफ u इज 48 सेंटीमीटर, v कितना हो जाएगा, वो भी 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो v भी 48 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब अब हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, v इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की इमेज देखिए कहां बनेगी, तो ये 48 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज जो बनी वो कहां बनी, 48 सेंटीमीटर पे, 48 सेंटीमीटर पे। इसको हम लोग आई डैश से डिनोट कर देते हैं। तो ये तो 48 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए रे क्या हो रही है, वापस जा रही है, ट्रैवल बैक कर रही है। ट्रैवल बैक करते हुए यहाँ पे जब पहुंची तो रिफ्रैक्शन हो गया, यानी कि फिर से ये जो इमेज है ये अपने पोजीशन से शिफ्टेड नजर आएगी। कितना शिफ्टेड नजर आएगी, फिर से हम लोग इसकी अपैरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं कि थर्ड पॉइंट है रिफ्रैक्शन। क्या है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग निकालते हैं इस बाय d2, वो क्या हो जाएगा, n2/n1 इंटू ओरिजिनल डिस्टेंस d। तो n2 देखिए इस बार क्या हो जाएगा, n2 हमारा रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में है, तो n2 क्या हो जाएगा, मीडियम एयर, एयर यानी कि 1 डिवाइडेड बाय n1, n1 यानी कि इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है, कितना है 1.5, है ना, इनटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए तो ओरिजिनल डिस्टेंस यहां से कंसीडर करना है हमें, यहां से कितना हो गया 48 + 6 54, है ना, देख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 सेंटीमीटर, है ना, 54 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 36 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि यहां से ऑब्जेक्ट जो है वो कहां चला गया है, 36 सेंटीमीटर पे चला गया आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारी फाइनल इमेज, है ना, फाइनल इमेज हो जाएगी 36 सेंटीमीटर पे। तो 36 सेंटीमीटर देखिए कहां से है, इस वाले सरफेस से। तो आपको अगर इमेज की पोजीशन फर्स्ट सरफेस से पूछी गई है तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और अगर फाइनल सरफेस यानी कि सेकंड सरफेस से पूछी गई है तो देखिए कितना हो जाएगा, टोटल 36 यहां से यहां तक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 30 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि पहला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहां से 36 सेंटीमीटर और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां से 30 सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकाली, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर, है ना, कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो आई होप कि ये पूरा मेथड आपको समझ में आया हो, है ना। आइए एक और अल्टरनेटिव तरीके से करते हैं जो कि इससे भी आसान है। ठीक, आइए उसे भी देखते हैं। तो ये तो था हमारा पहला तरीका, मेथड 1। आइए इसे एक और मेथड से सॉल्व कर देते हैं। पहला मेथड जो था वो अपैरेंट डेप्थ वाला मेथड था। दूसरा मेथड जो है वो है शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से, है ना। मेथड 2 क्या लिखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। नाम आप कुछ भी दे दीजिए, नाम से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, कॉन्सेप्ट से और जो प्रोसेस हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें। ठीक, तो आइए इस प्रोसेस में देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होगा। तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस, है ना, एक्चुअल में देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये जो स्लैब है
ये क्या कर रही है कि इस ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट कर दे रही है ना। स्लैब का काम ही होता है शिफ्ट करना, तो वो शिफ्ट कर दे रही है। अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट करने के बाद ये जो मिरर है ये क्या कर रहा है, उसकी इमेज बना रहा है ना। यानी कि पहले शिफ्ट यानी कि रिफ्रैक्शन के थ्रू शिफ्ट होने के बाद ये प्लेन मिरर क्या कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है कि भाई मेरे पास रे आई है, यानी कि मैं क्या कर दूंगा, इमेज फॉर्मेशन कर दूंगा। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उतने ही डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। ठीक, यानी कि इसने इमेज बना दी। फिर से क्या हुआ, उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, यानी कि ग्लास लैब ने फिर से क्या किया, फिर से शिफ्ट कर दिया इमेज जो बनी थी उसको। यानी कि 2 बार तो शिफ्ट हो रहा है और 1 बार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आइए हम लोग पहला शिफ्ट देखते हैं कि ग्लास लैब ने शिफ्ट कितना किया है। तो शिफ्ट विल बी इक्वल टू, है ना, रिफ्रैक्शन। जो इसमें पहला इन्वॉल्व तरीका है वो क्या है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के थ्रू शिफ्ट निकालते हैं हम लोग S1, किसकी वजह से निकल रहा है, ग्लास लैब की वजह से। क्या लिखा था हमने, T1 इंटू 1 माइनस 1/μ1, है ना। वैल्यू पुट कर देते हैं, T1 यानी कि 6 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1/μ1 यानी कि 1.5। देखिए वैल्यू पुट करके कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो शिफ्ट हुआ वो कितना हुआ है, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो 28 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, वो इस तरफ शिफ्ट होगा या इस तरफ शिफ्ट होगा। तो याद कीजिए हमारा सिंगल स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट, है ना, उसमें क्या हुआ था कि अगर इस तरीके से कोई स्लैब रखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है और बाहर वाला मीडियम जो है वो रेयर मीडियम है, तो ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हो जाता है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। तो इसमें भी 2 सेंटीमीटर कहाँ शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था लेकिन फाइनली कहाँ आ जाएगा, O डैश पे, विच इज 2 सेंटीमीटर अहेड ऑफ 28 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि अब देखिए इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 6 + 26, है ना। यहाँ 26 आ गया ये डिस्टेंस, तो 6 + 26 यानी कि कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। यानी कि अब, है ना, रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन V इज इक्वल्स टू, यहां से U कितना है, देखिए U इज इक्वल्स टू 6 + 26, 30, पूरा ही लिख देता हूं मैं, 6 + 26 विच इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारा V हो गया, तो इसके U हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग V कितना आ जाएगा भाई, वो भी आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर है। प्लेन मिरर है, इसका तो काम है आओ और जाओ, यानी कि जितने डिस्टेंस से आ रहे होगे उतने ही डिस्टेंस पे वापस मैं भेज दूंगा। तो कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। तो V आ गया 32 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगा, जो दूसरा तरीका है देखिए उससे क्या आया है, हमारी जो पोजीशन है वो फिर से इस प्लेन मिरर से कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर, सॉरी 32 सेंटीमीटर, कहां से, यहां से 32 सेंटीमीटर, है ना, 32 सेंटीमीटर आया है ना। क्या, रिफ्लेक्शन के बाद। अच्छा, रिफ्लेक्शन में 32 सेंटीमीटर है, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से क्या होगा, रे वापस ट्रैवल बैक करेगी तो फिर से शिफ्ट हो जाएगा, है ना, फिर से शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कितना आएगा, तो सॉल्व करेंगे, फिर से सेम फिनोमिनन है। इस बार इधर से रे जा रही है ना, ये रे जा रही है। शिफ्ट होने के बाद हमें पता है क्या है कि ये 32 सेंटीमीटर था, दिस इज 32 सेंटीमीटर। शिफ्ट होके ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी कि जो इमेज थी उसकी फिर से इमेज जो फाइनल बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो आगे बनेगी। कितना आगे बनेगी, तो सेम फिनोमिनन है, फिर से डालेंगे T इंटू 1 माइनस 1/μ में वैल्यूज। T की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 1 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5 पुट करेंगे, S कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव से कंफ्यूज नहीं होना है ना, जो कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग ध्यान में रखें। तो ये 2 सेंटीमीटर हमें पता चलेगा किस तरफ है, टुवर्ड्स द स्लैब हुआ है, स्लैब की तरफ हुआ है। तो यानी कि 32 सेंटीमीटर पे हमारा इमेज था जो पिछला वाला है ना। लेकिन नया जो है वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि रिफ्रैक्शन में शिफ्टिंग के बाद, है ना, ये जो मैंने शिफ्ट लिया है वो किसकी वजह से लिया है, रिफ्रैक्शन की वजह से लिया। यानी कि रिफ्रैक्शन, है ना, तीसरा केस जो है, पहला रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो शिफ्ट आया है दैट इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर से यानी कि फाइनल पोजीशन जो हम लोग निकाले, है ना, उसको मैं V फाइनल से लिखता हूं। तो V फाइनल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 माइनस
2 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर, यानी कि इस वाले सरफेस से कितना आ गया फाइनली 30 सेंटीमीटर। ओहो हो, ये तो देखिए सिमिलर आ गया, बिल्कुल आना भी चाहिए था, दोनों में रिजल्ट तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए था यार, कि फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना आया 30 सेंटीमीटर, और पहले से कितना आ जाएगा 30 + 6 36 सेंटीमीटर, बिल्कुल वही रिजल्ट जो हमने पहले केस में निकाला था। ये हुआ दूसरा तरीका। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, क्या किया हमने, एक बार शिफ्ट निकाला, है ना। अभी तक हम लोगों को शिफ्ट का कॉन्सेप्ट रट गया है बिल्कुल, इतनी बार शिफ्ट 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 निकाल दिया हम लोगों ने। तो शिफ्ट निकाला पहला, फिर रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज की पोजीशन निकाली, उसके बाद अगेन हमने देखा कि एक बार फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फिर से शिफ्ट होगा, यानी कि 2 बार शिफ्ट निकाला, और एक बार हम लोगों ने क्या निकाला, रिफ्लेक्शन की वजह से जो फाइनल डिस्टेंस है। तो ये 3 प्रोसेस से इस बार आसानी से क्या आ गया, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। ठीक, तो ये हुआ दूसरा तरीका। एक और तरीका है जो इन दोनों तरीके से और भी ज्यादा आसान है ना, बिल्कुल ही 2 मिनट में 2 स्टेप में आप उसका आंसर ले आएंगे। आइए देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को, है ना, जितना फास्ट कर सकते हैं हम लोग उतना हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे जेई मेंस हो, या फिर नीट का एग्जाम हो, है ना, जितना जल्दी कोई क्वेश्चन होता है हमारे लिए क्या बचेगा, टाइम बचेगा। तो यानी कि उसके लिए जो भी मेथड इन्वॉल्व है जल्दी करने के लिए हमें सीखना ही चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इस केस में क्या होगा। ये हमारा स्लैब, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि दिस इज मिरर, यहां से 28 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, 28 सेंटीमीटर, थिकनेस 6 सेंटीमीटर, म्यू कितना है 1.5, है ना, 1.5 म्यू था। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है ना। तो हम लोग शिफ्ट निकालेंगे सबसे पहले कि रिफ्रैक्शन की वजह से शिफ्ट हो कितना रहा है। तो शिफ्ट निकालेंगे, क्या डालेंगे, t × 1 - 1/μ विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अभी पिछले में हम लोगों ने फाइंड किया 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मिरर है उसके लिए ऑब्जेक्ट आगे चला जा रहा है ना, आगे चला जा रहा है कितना 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया O'। तो हम लोग इस मेथड में, है ना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा एक ट्रिक कहें या फिर अच्छा सा टिप कहें, है ना, जिससे हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 2 सेंटीमीटर आगे चला गया, तो इस बार हम लोग, है ना, ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर आगे ना ले जाके हमारा जो मिरर है उसी को 2 सेंटीमीटर आगे ले रहे हैं, m', दिस इज ओरिजिनल मिरर, m, दिस इज m', यानी कि मिरर को ही 2 सेंटीमीटर हम लोगों ने आगे ले लिया। तो देखिए मिरर से जितना पहले डिस्टेंस था, पहले भी कितना था, 2 सेंटीमीटर आगे जाने के बाद 26 सेंटीमीटर, ये टोटल डिस्टेंस। अब भी कितना डिस्टेंस रहेगा, हमने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट नहीं किया, ऑब्जेक्ट को वहीं रखा, मिरर को आगे लेके आ गए, तब भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हम लोग मिरर को ही आगे लेके आ गए, है ना। ठीक, मिरर को आगे लेके आ गए, तो मिरर जो है वो अब फिर से इमेज बनाएगा। कितना इमेज बनाएगा, देखिए पहले तो शिफ्टिंग हुआ, उसका शिफ्टिंग कितना हुआ है 2 सेंटीमीटर आगे चला गया, तो हमने मिरर को रख दिया यहाँ पे। अब देखिए टोटल डिस्टेंस की, इस मिरर से टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस, सॉरी ये नहीं है 26 विल बी ये, है ना, ये तो 6 सेंटीमीटर है, तो 26 + 6, यानी कि u कितना हो जाएगा इस केस में मिरर के लिए, 26 + 6 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। होगा नहीं होगा यार, है ना। ये हमारा 28 था और ये 6 था, तो टोटल पहले डिस्टेंस कितना था 34, लेकिन हमें पता है कि शिफ्ट हो गया है 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके, नहीं, किसे शिफ्ट कर दिया है, मिरर को ही शिफ्ट कर दिया है 2 सेंटीमीटर आगे। तो मिरर से अब डिस्टेंस कितना हो गया 28 + 4 कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक, शिफ्ट हो गया है ऑब्जेक्ट, मिरर हमारा यहाँ आ गया। ठीक, तो अब 32 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग ये इस ऑब्जेक्ट की, है ना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा। वो इमेज भी क्या होगा, कितने सेंटीमीटर पीछे होगा, ऑब्वियसली 32 सेंटीमीटर होगा, है ना। जितना कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए 32 सेंटीमीटर वी भी आ गया, यानी कि इस वाले सरफेस से 32 सेंटीमीटर पे है, तो इस वाले सरफेस से कितना हो जाएगा, अगेन 30 सेंटीमीटर। सिंपल मैथमेटिक्स, ये 2 है ना, ये 32 - 2 कितना आ गया इस वाले सरफेस से 30 सेंटीमीटर, यानी कि
वही डिस्टेंस जो फाइनल डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था, किस सरफेस से, सेकंड सरफेस से। तो देखिए वापस क्या आ गया हमारा, यानी कि फाइनल पोजीशन इज अगेन 32 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको, है ना, 30 सेंटीमीटर ले आए हम लोग। तो यानी कि इस डिस्टेंस से, है ना, मिरर, ओरिजिनल मिरर जो है उससे पीछे कितना, 30 सेंटीमीटर। और पहला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उससे कितना हो जाएगा 30 प्लस 6, 36 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों तरीके से हम लोग रिजल्ट सेम लाए हैं। होप कि तीनों आप लोगों को केसेस समझ में आए हो, और जो भी आपको आसान तरीका लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आइए, है ना, इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 3 तरीके देखे, है ना। पहला है अपेरेंट डेप्थ, दूसरा शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, तीसरा तरीका है शिफ्टिंग ऑफ मिरर। ठीक, तो ये केस जो था, है ना, पहला केस वो किसके लिए था, स्लैब एंड प्लेन मिरर के लिए। आइए हम लोग दूसरा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ग्लास स्लैब एंड स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्लैब एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक, चलिए आइए इसको भी समझते हैं। तो पहले मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं डायग्राम के थ्रू कि पूरा सिनेरियो कैसा रहेगा। ये एक ग्लास स्लैब है ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ऑब्जेक्ट है जो कि इस ग्लास स्लैब से लेट से कि x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक, इससे कुछ डिस्टेंस y पे एक स्फेरिकल मिरर रखा हुआ है ना। स्फेरिकल मिरर रखा हुआ है जिसका फोकल लेंथ f है। वो स्फेरिकल मिरर कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। लेट से हम लोग कॉनकेव मिरर लेते हैं। तो इसके लिए अगेन ऑब्जर्वर यहाँ पे, है ना, ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे है और वो इमेज देखना चाह रहा है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, यानी फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर क्या होगा। ठीक, जो नियर बाय मीडियम है अगेन क्या है, एयर है। स्लैब का मीडियम ग्लास। ठीक, आइए तो इसको भी एनालाइज करते हैं। देखिए क्या होगा, जो पिछला जो है ना फिनोमिनन हो रहे थे एग्जैक्टली वही फिनोमिनन यहाँ पे भी होगा। क्या हो रहा था, तो पहले जब सरफेस से इंटरेक्ट करेगी लाइट तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होके, है ना, दूसरे सरफेस पे वहां पे क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता था आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम स्लैब। यहां पे क्या होगा, अगेन रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद रे जो है वो फाइनली कहां जाएगी हमारी, है ना, मिरर पे जाएगी। तो मिरर से लेट से कि इसका, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, तो जितना एंगल आई है उतना ही एंगल फिर आर हो जाएगा, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। अब डिपेंडिंग ऑन कि इमेज इस पोर्शन में बन रही है या फिर इमेज इस पोर्शन में बन रही है या फिर इमेज इस पोर्शन में बन रही है, हमें जो तीसरा हमारा फिनोमिनन है जो कि स्लैब से वापस ये रे अगर बाहर बन रही होती तो फिर से ये स्लैब इधर आती, है ना, ये जो रे है वो ऐसे आती, रिफ्रैक्शन होता, है ना, और रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर से हमारी फाइनल इमेज यहाँ आती। तो कोई भी केस हो सकता है, ये केस भी हो सकता है और ये केस भी हो सकता है ना। अब इन दोनों केसेस के डिपेंडेंस पे हम लोग फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज निकालेंगे। ठीक, तो आइए एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल है ना, आपको अगेन एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है ना, और उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज 10 सेंटीमीटर। ग्लास स्लैब की थिकनेस वो दी हुई आपको 15 सेंटीमीटर और स्लैब का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज अगेन 10 सेंटीमीटर, है ना। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज गिवन 20 सेंटीमीटर और मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। ठीक, तो आइए इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो पहला हम रिफ्रैक्शन होगा, है ना, पहले ग्लास स्लैब में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, देखिए ये रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने की वजह से, है ना, ऑब्जेक्ट हमारा
यहाँ कहीं आ गया, तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, यानी कि अपेरेंट डेप्थ के थ्रू शिफ्ट हुआ है। तो हम लोग पहले शिफ्ट निकालते हैं कि शिफ्ट S1 ड्यू टू स्लैब की वजह से शिफ्ट कितना हुआ, क्योंकि देखिए ये स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्टेड रे है, तो इस मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस रिफ्रैक्टेड रे के थ्रू यहाँ कहीं रखा हुआ है। तो हमें इस प्लेन मिरर से ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है। तो वो निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्लास स्लैब के थ्रू शिफ्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो शिफ्ट कैसे होगा, S1 विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। 1 क्यों लिख रहे हैं हम लोग बार बार, क्योंकि जो नियर बाय मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम है, वो क्या है, 1 है। ऑब्जर्वर का जिसे मीडियम कहते हैं हम लोग, वो 1 है, यानी कि शिफ्ट कितना आएगा, T इज गिवन हाउ मच 15, 1 माइनस 1 बाय 1.5। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग, 1.5 है ना, हाफ, ये हो जाएगा 10, यानी कि 5 सेंटीमीटर आ गया। 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट आगे शिफ्ट हो चुका है भाई, है ना। ये O था और ये O डैश है, दिस इज O डैश, ऑब्जेक्ट आगे शिफ्ट हो चुका है। तो अब इस मिरर को देखिए कितने डिस्टेंस पे लगेगा, तो यहां से मिरर की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू U, कितना हो जाएगा U, तो पहले 10 प्लस 15 25 प्लस 10 35 था, अब कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आगे चला गया, यानी कि 30 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या लिखेंगे, दूसरा रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग V फाइंड करेंगे कि इमेज पोजीशन क्या है। तो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू UF बाई U माइनस F होता है। बार बार ये मैं बताता हूँ कहाँ से आता है, ये 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल्स टू 1 बाई F, है ना। इसको जब हम लोग V के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो UF बाई U माइनस F, यानी कि U की वैल्यू देखिए यहाँ पे, U की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इंसिडेंट रे इस तरफ है, यहाँ से उल्टे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा हमें U नापने के लिए, यानी कि -30, फोकल लेंथ -20 अपॉन U माइनस F, यानी कि -30 माइनस ऑफ -20, ये कितना हो जाएगा, +20। सॉल्व कर देंगे कितना आएगा, देखिए ये हो गया 600 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर यानी कि इमेज कहाँ बनी है, ध्यान दीजिए, तो ये 10 है ना, ये 15, इसको तो पार कर चुकी, इमेज हमारी कहीं यहाँ आई है ना। तो इमेज यहाँ आई है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको फिर से ग्लास स्लैब के थ्रू पास होना ही पड़ेगा। तो ग्लास स्लैब के थ्रू अगर वो पास होगा तो ग्लास स्लैब क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा उसे, है ना। जो भी जहां पे भी हमारी इमेज बन रही थी उसको शिफ्ट कर देगा। कितना शिफ्ट करेगा, कितना शिफ्ट करेगा, तो देखिए शिफ्ट हमने पहले ही निकाला है, शिफ्ट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर S2, है ना। कौन से शिफ्ट की बात कर रहे हैं, इस शिफ्ट की बात कर रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली ये डायग्राम नहीं है, बट डायग्राम जब हम लोग एग्जैक्ट बनाएंगे तो वो भी लगभग ऐसा ही होगा। ये जो रे गई है यही शिफ्ट हो जाएगी, है ना। कितना शिफ्ट हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्लास स्लैब जो है उतना ही शिफ्ट कर रहा है, 5 सेंटीमीटर। हम लोग फॉर्मूले में डाल के निकाल भी सकते हैं वैल्यूज, 5 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए कितना था, 60, है ना, 60, और 5 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया, यानी कि अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि फाइनल पोजीशन V फाइनल विल बी इक्वल टू 60 प्लस 5, कितना आ जाएगा, 65 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको कि जहां पे भी बन रही थी, लेट से कि 60 पे बन रहा था, तो ये जो हमारा स्लैब है वो क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर उसको और शिफ्ट कर दे रहा है ना। ठीक, चलिए, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो, है ना, कि किस तरीके से एक स्लैब और स्फेरिकल मिरर की प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। अब वो जो स्फेरिकल मिरर है वो कितना भी इससे दूर हो सकता है ना, डिपेंडिंग की ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, तो ये बात हुई कंबाइंड ग्लास स्लैब एंड मिरर की। आइए हम लोग एक और टॉपिक कवर करते हैं, ठीक, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और वहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक क्वेश्चंस के लिए वो नहीं है टॉपिक, वहाँ से क्या होगा, सिर्फ और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, तो आइए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है
वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए? ऑब्वियस सी बात है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्लैब पढ़ रहे हैं, तो स्लैब के लिए देखेंगे कि स्लैब में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो स्लैब का कांस्टेंट होता था। यानी कि क्या कोई ऐसा फिनोमिनन भी हो सकता है, क्या कोई ऐसा एग्जांपल हो सकता है जिसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरिएबल हो जाए? तो ऐसा किसमें होता है भाई? तो खुद हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा एक एग्जांपल है कि सनरेज जो आती है वो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू पास होना पड़ता है उन रेस को, है ना। अगर हम लोग हाइट पे जाएं, एटमॉस्फेयर में काफ़ी हाइट पे जाएं, है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा, यानी कि रेयरर मीडियम होगा। और अर्थ सरफेस के पास में, है ना, एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा ही हम लोग एक केस समझने जा रहे हैं कि लेट से ये एक ग्लास स्लैब है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ वाई वेरी कर रहा है। वाई क्या है? नीचे से, है ना, वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाई है। तो वाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी वेरी कर सकता है ना, हॉरिजॉन्टली ये भी वेरी कर सकता है, या फिर वर्टिकल भी, जो भी प्रॉब्लम में दिया हो हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एफ वाई दिया हुआ है। देखिए क्या होगा कि लाइट रे, लेट से ये एक्स है ना, लाइट रे कहीं से एंटर करती है हमारे स्लैब में, तो क्या होगा? स्लैब में रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा वो भी ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रिफ्रैक्शन हो गया, हर एक अगले पॉइंट पे, है ना, जिसकी विड्थ जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। ठीक, तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊं कि लेट से कि, है ना, बिल्कुल डिस्क्रीट पैकेजेस में तोड़ दूं इस स्लैब को, और वो जो डिस्क्रीट स्लैब्स हैं उनकी लेंथ बहुत ही छोटी होगी, है ना, dx बहुत ज़्यादा छोटी होगी। अगर उतने नंबर ऑफ पार्ट्स में मैं तोड़ दूं तो उसको हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना, रिफ्रैक्शन होगा, ये होगा, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ये होगा, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से रे कुछ, है ना, एक कर्व्ड पाथ में ट्रैवल करते हुए फाइनली बाहर निकलेगी। इसको हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते थे, है ना। कब ऐसा होगा? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल हो, है ना। तो लेट्स से कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉट पे एंटर हुई थी। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाहर जो मीडियम है उसका एन नॉट मान लेते हैं। तो आई के लिए पहला जो है लेट से वो क्या हो जाता है? R1 हो जाता है ना। ठीक, ये R1 है तो ये भी R1 और ये हो जाएगा R2। ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग ये R2 तो ये कितना हो जाएगा? R3। समझ रहे होंगे आप लोग, जितनी बार रिफ्रैक्शन होगा एंगल चेंज होता जाएगा। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूं इस केस के लिए कि एन नॉट, है ना, यहाँ पे स्नेल्स लॉ को यूज करते हुए एन नॉट इंटू साइन आई नॉट, एन नॉट इंटू साइन आई नॉट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहला जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसे लेट से मैं म्यू वाई कह देता हूँ, है ना। तो ऐसे म्यू वाई चेंज होता जा रहा है ना, पूरे स्लैब के थ्रू। तो लेट से कि यहाँ पे जो पहला स्लैब मिला है उसका म्यू 1 मिला है, ये क्या होगा? वेरी होता जाएगा इंटू साइन R1, है ना। फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो क्या लिखेंगे? म्यू 1 इंटू साइन R1 विल बी इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन R2। किसके लिए? इसके लिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते जाएंगे म्यू 2 साइन R2 विल बी इक्वल टू म्यू 3 साइन R3, है ना। और फाइनली क्या टर्म आ जाएगा? ये वाला, यानी कि एन नॉट बाहर वाला जो मीडियम है ना, एन नॉट इंटू साइन ई, है कि नहीं? ठीक, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। देखिए क्या ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। एन नॉट बाहर का मीडियम है यार, साइन आई नॉट एक फिक्स एंगल पे लाइट एंटर कर चुकी है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कांस्टेंट क्वांटिटी यानी कि इंटरमीडिएट जितनी भी क्वांटिटी है, ये और ये सब भी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ वाई, है ना, इंटू
साइन R1 या साइन I लिखते हैं हम लोग, है ना, दोनों ही वेरिएबल, इज व्हाट, इज कांस्टेंट। समझ में आया ऐसा क्यों है? क्योंकि फाइनली ये क्वांटिटी जो एन नॉट साइन आई नॉट है वो किसके बराबर है, एन नॉट साइन ई। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इंटरमीडिएट जो टर्म्स है उन्हें भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, यानी कि ये भी कांस्टेंट है क्या, μ1 इंटू साइन R1, μ2 साइन R2, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो ये चीज हम लोगों ने देखी। ठीक, आइए और आगे कुछ समझते हैं। ठीक है, स्लैब को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या समझा कि म्यू वाई है ना, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई इंटू साइन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल इंसिडेंस, वो भी क्या करेगा, वाई की तरह, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे चेंज होता जाएगा, यानी कि म्यू वाई इंटू साइन आई वाई विल बी कांस्टेंट। ये एक चीज सीखी। ठीक, आइए और देखते हैं। ये ग्लास लैब है। हमने क्या कहा कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट ने एंटर किया है, लाइट ने एंटर किया। एंटर होने के बाद क्या हुआ है, लाइट एक कर्व्ड पाथ में, है ना, रिफ्रैक्ट होते हुए बाहर निकली है। ये लेट से क्या देते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट। इस क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है कि म्यू दिया जाता है कि म्यू जो है वाई के साथ साथ में ऐसे वेरी कर रहा है, एक फंक्शन दे दिया जाएगा, म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। आपसे पूछा जाएगा कि आई नॉट दिया हुआ है, बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, यानी कि जो फाइनल रे निकलेगी वो कितने एंगल पे निकलेगी। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये एंगल आई है, ठीक, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद इसके करस्पॉन्डिंग एंगल R1। ठीक, एक इसके जस्ट बाद, है ना, ये जो पॉइंट है इसके जस्ट बाद मैं पॉइंट लेता हूं यहां पे, है ना, उस पॉइंट को अच्छे से दिखाने के लिए लेट से मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लेकिन इस पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है, इस पॉइंट के, है ना, जो इंटरफेस है उसके जस्ट बाद में बहुत ही स्मॉल गैप हो, dx गैप हो। ठीक, उसको मैं लेता हूँ, है ना, लेट से पॉइंट P नाम दे देते हैं। पॉइंट P पे रिफ्रैक्शन को कंसिडर करते हैं, तो ये एंगल कोई है आई वाई, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ y डिस्टेंस पे, है ना, y, ये y क्या है, पूरा टोटल लेंथ जिसे y नॉट कह देते हैं। ये हम लोग कह देते हैं कि किसी वेरिएबल लेंथ y पे जाके हम लोग देख रहे हैं, तो म्यू y के करस्पॉन्डिंग, है ना, कुछ हमें क्या मिलेगा, r ऑफ y। ठीक, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अगर हम लोग जस्ट पास में लेते हैं, है ना, जस्ट उस स्लैब के जस्ट पास की बात करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n1 साइन आई, n1, है ना, बाहर वाला मीडियम एयर कंसीडर कर लेते हैं, अंदर वाला मीडियम ग्लास। तो क्या लिख सकते हैं, n1 साइन आई, n1 यानी कि 1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू, है ना, n2 कहें या ny कहें, है ना, इस केस में क्या है, म्यू वाई है, तो म्यू वाई इंटू साइन आर वाई, है ना, ये लिख सकते हैं। ठीक, फाइन। यहां से क्या लिखेंगे, अगेन म्यू वाई इंटू साइन आर वाई को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, आई वाई, इक्वल टू, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग म्यू वाई डैश, जस्ट उसके आगे वाला इंटू साइन आर वाई डैश। ठीक, ओके, यानी कि इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू साइन आई, है ना, यहां लिख देता हूं मैं, 1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू वाई इंटू साइन आई वाई, ये लिख सकते हैं। यानी कि साइन आई वाई को क्या लिख सकते हैं, साइन आई विल बी इक्वल टू, है ना, साइन आई क्या कौन सा है, आई नॉट है, पहले ही लिख देते हैं हम लोग आई नॉट अपॉन म्यू वाई, है ना, तो कॉस आई वाई क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, है ना, कॉस आई वाई की वैल्यू हो जाएगी म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन आई नॉट का स्क्वायर, है ना, होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय म्यू वाई, है ना, ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस आई वाई की वैल्यू लिख दी है। ठीक, ओके, टेन आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन आई वाई की वैल्यू यहां से लिखना चाहे तो दिस बाय दिस, यानी कि साइन आई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ, है ना, ये अपॉन ये। ठीक, क्या लिख देंगे, साइन आई नॉट बाय अंडर रूट ऑफ म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई नॉट,
ये हो जाएगा। ठीक, ओके, सही लिखा है हम लोगों ने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन आई नॉट बाई म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई नॉट। ठीक, ये टेन आई की वैल्यू है। ठीक, यहाँ से देखते हैं एक और चीज़, है ना, कि ये एंगल अगर आई वाई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आई वाई, है ना, 90 माइनस आई वाई, यानी कि 1090 माइनस आई वाई, यहाँ लिखता हूँ मैं, वहाँ से 1090 माइनस आई वाई, यहीं लिख देते हैं 1090 माइनस आई वाई, है ना, यानी कि 10 थीटा लिया है हम लोगों ने। इसको अगर मैं थीटा कहता हूँ तो दिस इज 10 थीटा। ये क्या देता है हमें, स्लोप देता है, कहाँ पे, इस पॉइंट P पे, है ना, स्लोप देगा यार इस पॉइंट P पे, तो इस पॉइंट P पे ये कुछ ऐसा जाएगा, है ना, ये वाला एंगल है थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस आई वाई। ठीक, तो 1090 माइनस आई वाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स, इस पॉइंट पे स्लोप है, यानी कि कॉट आई वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 10 आई वाई की वैल्यू पता है, हम क्या किसकी वैल्यू लिख देते हैं, कॉट आई वाई, कॉट आई वाई विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, है ना, इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई नॉट अपॉन साइन आई नॉट। ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉट आई वाई की। कॉट आई वाई की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो पुट कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस मच, है ना, यहां पुट करते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट माइनस साइन स्क्वायर आई नॉट, म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई नॉट डिवाइडेड बाय साइन आई नॉट। ठीक, ये चीज लिखी। अब क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है कि ये जो साइन आई वाई है ना, साइन आई वाई यहाँ पे, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि म्यू वाई किसी पॉइंट पे दिया हुआ है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई अपॉन, इसको पुट कर देते हैं, म्यू वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आई नॉट, है ना, ये क्या आ जाएगा, साइन आई नॉट यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो y के लिए, है ना, जितना भी आप पे ये एंगल ऑफ इमरजेंट पूछा गया, यानी कि आपसे जहां पे भी पूछा गया, हो सकता है कि y इज इक्वल टू बोला है कि 10 सेंटीमीटर पे बताइए, तो हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से लेके 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि y की वैल्यू एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएगी, डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई नॉट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, है ना, बाहर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है साइन आई नॉट, y का इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने, 0 से लेके किसी एक पर्टिकुलर y तक जाएगा, है ना, जहां पे भी आपसे इमरजेंट एंगल पूछा गया है उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा, y और x निकलेगा। ठीक, तो और x की वैल्यू, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 पे स्टार्ट हुआ है, एट y इक्वल टू 0 एंड x एट y इक्वल टू, है ना, जो भी y की वैल्यू हमने ली हुई है, ये y1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा y1, यानी कि x1 और y1 तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x और y मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे x मिल जाएगा और यहाँ पे y मिल जाएगा। अगर x y मिल जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये tan थीटा पता चल जाएगा, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो tan थीटा पता चल जाएगा, tan थीटा यानी कि इस थीटा के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को आर वाई मिल जाएगा। तो y अगर पूरा यहां से लेके यहां तक लिखेंगे तो आर वाई क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंट मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को, है ना, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी y के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर एंगल ऑफ इमरजेंट कितना होगा, यानी कि फाइनली जो रे है वो कितने एंगल पे बाहर निकल रही है स्लैब से, है ना, एंगल ऑफ इमरजेंट की अगर बात करेंगे। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए इस पूरे प्रोसेस को, है ना, इस मेथड से को यूज करते हुए, है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।